हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कल ही एचएस का प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन हुआ है और हम जोगटा एकेडमी में जो है हर सब्जेक्ट का जो है एनालिसिस आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। तो इसी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में मैं आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एक डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में इस बार वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसलिए अगेन एक ट्रेंड में थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला है। तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन थे वो मोर और लेस मैपिंग्स और जो आपका एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उससे उसी के इर्द गिर्द जो है पूरा ज्योग्राफी का पेपर जो है वो घूम रहा है। तो हम जो है ज्योग्राफी की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एचएस में जो प्रीलिम का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, एलुवियल सॉइल के बारे में। बेसिकली हम डिटेल में ये पढ़ लेते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है भांगर और खादर ओल्ड और न्यू एलुवियम है, बट हम कभी भी ये चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा फर्टाइल कौन है। तो यहीं से थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज को जानने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे कि बांगर एलुवियम सॉइल आर ऑल्सो नॉन एज, अब देखिए बांगर के बारे में पूछा गया है। इसको लोइस बोलते हैं, वर्टिसोल्स बोलते हैं, रेगुड सोल्स बोलते हैं या फिर कंकर्स बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंकर्स होते हैं, जो नॉड्यूल्स होते हैं, जो है ओल्ड अलुवियम में जिसको बांगर कहा जाता है उसमें ऐड हो जाता है। जो ओल्ड अलुवियम क्या है? बांगर। अब जो अगर आप अलुवियल सॉइल को देखेंगे तो ये जब रिवर्स आती है तो रिवर्स जो है हर साल एक फ्रेश अलुवियम को ऐड करती है। यहाँ पर ये जो है फ्रेश एलुवियम को ऐड कर दिया फ्लड प्लेन्स में, और इससे पहले का जो ओल्ड एलुवियम है वो थोड़ा सा दूर चले जाता है। तो यही जो ओल्ड एलुवियम है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बांगर बोलते हैं। बट जब कभी रिवर आती है और अपने बैंक को आउटफ्लो करती है तो पानी बैंक को आउटफ्लो करने के दौरान ये रिवर जो है कुछ कंकर्स, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के नॉड्यूल्स को इस पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट कर देती है। तो जो भी ओल्डर अलुवियम है जिनको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली बांगर बोलते हैं, उसमें हमेशा ही बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट के नॉड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ओल्ड अलुवियम वाली जो बांगर सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। ज़्यादा ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार गंगा के मैदानों में, ये इस तरह की सॉइल पाई जाती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत थी। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका रिवर से रिलेटेड। देखिए, झेलम रिवर्स पर क्वेश्चन था कि झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम वुलर लेक, वेरीनाग स्प्रिंग, डल लेक, पोटवार प्लेटू। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट हमें अपने पेपर में एक ट्रेंड को देखना है। मोस्टली इस तरह के एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, बट ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हैं? ऑर्डर वाइज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो झेलम रिवर पर क्वेश्चन था। तो झेलम, हम जानते हैं कि झेलम रिवर कहाँ फ्लो करती है? ये कश्मीर में फ्लो करती है। कश्मीर वैली जो है झेलम वैली है। बेसिकली ये पीर पंजाल के नॉर्थ एंड से जो है निकलती है, और जहाँ से निकलती है उस पर्टिकुलर स्प्रिंग को हम बोलते हैं वेरीनाग स्प्रिंग से ये निकलती है, और वुलर लेक, डल लेक से होते हुए ये जो है इंडस रिवर में मिल जाती है पाकिस्तान में। तो ये झेलम रिवर थी, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये रिवर है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो है लिथोस्फीयर के बारे में। यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि लिथोस्फीयर इज नॉन एज अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। थोड़ा ये जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि अबायोटिक, बायोटिक, तो ऑब्वियसली लिथोस्फीयर इज अबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि लिथोस्फीयर क्या है? एज ए रिजर्व पूल वर्क करता है इकोसिस्टम में, जिससे हम बहुत सारे क्या लेते हैं? मिनरल्स को लेते हैं। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये अबायोटिक फैक्टर है। जैसे आपके कई प्रकार का सॉइल है, सॉइल में कई प्रकार का सिलिकेट होता है ना, ये सब क्या है? ये सब जो है अबायोटिक फैक्टर है। जबकि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं होती है। तो ऑब्वियसली दिस रिजर्व पूल इज बेसिकली द लिथोस्फीयर। जैसे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, ये सब क्या है? रिजर्व पूल्स है। एटमॉस्फेयर से हम गैसेस को लेते हैं, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर भी एक क्या हो गया? अबायोटिक फैक्टर हो गया। जबकि जो हमारा ये लिथोस्फीयर है ये भी एक रिजर्व पूल है, तो ये क्या हो गया? ये भी अबायोटिक फैक्टर हो गया। रिजर्व पूल से सारे के सारे एलिमेंटल फॉर्म से जो मिनरल्स होते हैं उनको हम लेते हैं और उनको हम ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर्स में आते हैं तो देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर बेसिकली। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक अबायोटिक फैक्टर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका ग्रासलैंड्स पर क्वेश्चन पूछा गया है।
तो बेसिकली ये सभी क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैपिंग्स में हम बार बार करते हैं कि स्टेपीज कहाँ है, वेल्ड्स कहाँ है, डॉन कहाँ है, पंपास कहाँ है। तो पंपास एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहाँ पर है, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में। अगर वेल्ड की बात करें, वेल्ड इज इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो है वेल्ड एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। जबकि जो डॉन है ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेट ग्रासलैंड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है वो है स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पर होता है, स्टेपीज इज इन यूरोप में स्टेपीज के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। सो ये सभी जो ग्रासलैंड्स है ये क्या है, आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। बेसिकली मैपिंग का क्वेश्चन है सिंपली। तो जब भी हम मैपिंग क्लासरूम्स में करते हैं तो हम चीज़ों को लोकेट करते हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया में जो है, यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका में वेल्ड के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और इसी क्लाइमेटिक रीजन में जब आप साउथ अमेरिका में जाएँ तो यहीं पर आपको कौन से ग्रासलैंड मिलेंगे, यहाँ आपको पेम्पास के ग्रासलैंड मिलेंगे। और इसी पर्टिकुलर क्लाइमेट रीजन में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो आपको कौन से ग्रासलैंड मिलेंगे, ये आपको जो है ये आपके डॉन के ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये मैपिंग का क्वेश्चन है। तो जब भी आप मैपिंग्स करें थोड़ा सा जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर उसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन जो है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अब किससे आ रहे हैं, मैपिंग से ही आ रहे हैं प्रीलिम में। नाउ तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, बेसिक टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली इसको हम वेल्ड्स बोलते हैं। और वेल्ड्स कहाँ पर पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। तो दो तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, एक आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है जिनको हम सवानाज भी बोलते हैं, जैसे ललानोस है, जैसे आपका सवाना ग्रासलैंड इथियोपिया में है। ये सब ग्रासलैंड्स क्या है, ये आपके जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, जबकि ये जो ग्रासलैंड दिए गए थे ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपका नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताया गया है कि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉन फॉर इंडियन वाइल्ड एज। तो आप जानते हैं कि जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कच्छ डेजर्ट एरिया में बेसिकली लोकेटेड है। और जबकि जो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ऑब्वियसली कच्छ में कौन रहेगा, वाइल्ड, इंडियन वाइल्ड एज। बहुत बार न्यूज़ में ये एस्पेक्ट आता है कि इंडियन वाइल्ड एज कहाँ पर है। एंड अगेन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर रेड पांडा। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो नीलगिरी जो आपका रेड पांडा है ये टेम्परेट कूल टेम्परेट क्लाइमेट में पाया जाता है। जैसे चाइना में पांडा पाया जाता है तो रेड पांडा कहाँ पाया जाएगा, हमारे सिक्किम में पाया जाएगा। और हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश वाले जो नेशनल पार्क है नामधापा नेशनल पार्क, वहाँ पर पाया जाएगा। या फिर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में जो सिंघालीला नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है रेड पांडा पाया जाता है। रेड पांडा कभी भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक फर वाला, एक डेंस फर वाला जो है एक स्पीशी है। तो कोल्ड क्लाइमेट में इस तरह की स्पीशीज़ ज़्यादा पाई जाती है। जबकि यहाँ पर जो है डेजर्ट रीजन में जो बेयर स्किन वाली स्पीशीज़ होती है वो पाई जाती है। तो आप देखिए क्वेश्चन में थोड़ा फैक्चुअल के साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्ट को भी अप्लाई करके जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो जो नेचुरल अडेप्टेबिलिटी है किसी भी स्पीशी की, वो किसी पर्टिकुलर जो है बायोस्फीयर में या फिर हैबिटेट में पाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट मीन्स इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका जो राइट आंसर था वो था सी इज द राइट आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन है वो है आपका अरेंज द फॉलोइंग कोल फील्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप देखिए कोल फील्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्टली अभी तक जो जितने भी एग्जाम है सब में गोंडवाना टाइप के कोल को फोकस किया जाता है, बिटुमिनस टाइप के कोल को फोकस किया जाता है। उससे रिलेटेड जो कोल फील्ड है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे झारखंड में कोल फील्ड है, वेस्ट बंगाल में कोल फील्ड है, या फिर जो आपकी छत्तीसगढ़ में कोल फील्ड है। बट इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है। जिस एरिया को हम इग्नोर करते हैं वही एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम तो क्लास में डिस्कस करते हैं नई वैली कोल फील्ड इज द लार्जेस्ट बेसिकली लिग्नाइट कोल फील्ड है इंडिया की। तो इसलिए आपने जो है थोड़ा सा डेप्थ में जो है हमें पढ़ना पड़ेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इनरिच करना पड़ेगा। अरेंज द फॉलोइंग कोल फील्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इंडिया की कोल फील्ड पूछी गई है, तो अगर आप इंडिया की कोल फील्ड देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है। जो पूछी गई कोल फील्ड है नॉर्थ से साउथ के लिए, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हमने कर रहे हैं। ईस्ट से वेस्ट अगर कोई लोकेशन है तो हमें अरेंजमेंट इस तरह से कर रहा है, एक लाइन खींच के ईस्ट टू वेस्ट का लोकेट हम जो है किसी भी सिटी कोई भी एक लोकेशन है उसको हमें लोकेट करना है। तो अगर आप देखेंगे ये जो कालाकोट कोल फील्ड है ये बिल्कुल आपके पीर पंजाल के नीचे कालाकोट कोल फील्ड है। और अगर आप दूसरी कोल फील्ड देखेंगे ये पलना कोल फील्ड है, ये आपकी राजस्थान में पलना कोल फील्ड है।
वेरी इंपॉर्टेंट कोलफील्ड, पलना कोलफील्ड। अगर आप तीसरी कोलफील्ड की बात करेंगे तो वो गुजरात में उमरासर कोलफील्ड है, जो गुजरात में है। दिस इज द उमरासर कोलफील्ड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है लिग्नाइट की, वो आपकी है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कौन सी कोलफील्ड है? तमिलनाडु में जो कोलफील्ड है वो है आपकी नयवेली कोलफील्ड। और जो नयवेली कोलफील्ड है ये जो है सबसे रिचेस्ट कोलफील्ड है, जो आपका ये लिग्नाइट टाइप का कोल होता है इंडिया में इसकी। तो अगर आप जब भी आप कोलफील्ड को पढ़े तो आपने हमेशा देखना है कि जो इंडिया है, इंडिया में कोलफील्ड कैसा है। मोस्ट ऑफ द कोलफील्ड इस सेक्शन में है। ये जो आपका ये छोटा नागपुर वाला प्लेटू है, वेस्ट बंगाल वाला, रानीगंज वाला जो रीजन है, यहाँ पर सबसे रिचेस्ट कोलफील्ड पाई जाती है। यहाँ से जैसे ही आप इस साइड को माइग्रेट करोगे तो कोल की क्वालिटी डेटेरियोरेट हो जाती है। और जब आप पेनिनसुला से बाहर चले जाते हैं, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया में चले जाते हैं, तो आपको टर्शियरी टाइप का कोल मिलता है। वो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का लिग्नाइट टाइप का कोल मिलता है ना। तो इस तरह से आपको लोकेशंस को जो है हमेशा ही दिमाग में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ था, तो 4 विल बी द फर्स्ट, एंड अगेन देन इट इज बेसिकली 3 राजस्थान में, देन इट इज 2 गुजरात में, एंड लास्ट वन इज नयवेली इज द लास्ट 45th का। सी इज द राइट आंसर। तो ये आपने देखना है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे गए थे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे वो है अरेंज दी फॉलोइंग रिवर बेसिन ऑफ इंडिया फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो रिवर बेसिन की बात पूछी गई है। कुछ ऐसी नदियां हैं जो लोकलाइज्ड रिवर है। अगर आप ये बात करें तो दिस इज बेसिकली द कर्नाटका के बाद ये जो केरला है, केरला के बाद ये जो तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। तो नदियां कुछ इस तरह की है। एक रिवर आपकी आंध्र प्रदेश की है, दिस रिवर इज बेसिकली पेन्नार रिवर, कर्नाटका से निकलती है, ये पेन्नार रिवर है। दूसरी रिवर आपकी तापी रिवर है। तो तापी जो रिवर है वो एमपी से निकलती है और यहाँ गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ फॉल करती है। तीसरी जो रिवर थी वो आपकी कावेरी है, जो आपकी कर्नाटका के ताल कावेरी से निकलती है और बेसिकली तमिलनाडु में जो है ये कावेरी पत्तनम में फॉल करती है। और फोर्थ जो रिवर थी दैट वाज दिस नर्मदा रिवर। तो इन नदियों का बेसिन पर क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट बेसिन है वो आपकी पेन्नार रिवर का है। पेन्नार इज द स्मॉलेस्ट रिवर बेसिकली, है ना। एंड अगेन उसके बाद जो दूसरा, इसके बाद जो दूसरी रिवर थी वो रिवर आपकी तापी रिवर थी। तापी का जो बेसिन है वो भी बहुत बड़ा नहीं है। सेकंड वाज तापी। और जो थर्ड जो रिवर थी वो थी आपकी कावेरी। कावेरी का बेसिन भी काफ़ी बड़ा है। और सबसे बड़ा जो बेसिन है वो है नर्मदा रिवर का। नर्मदा रिवर एक्चुअली हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन, 97,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका बेसिन है। बेसिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बेसिन फैला हुआ है। तो जब भी आप रिवर्स को करें तो रिवर्स को लोकेट ज़रूर करें कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी स्टेट से होते हुए कोई भी रिवर पास ऑन करती है, मूव ऑन करती है, जाती है, या फिर उस रिवर में कौन कौन सी स्टेट का जो है वाटर कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम जो है कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं बेसिकली। सो ये जो तापी है, तापी बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बैतूल से, मुल्ताई हिल्स, सतपुड़ा से ओरिजिनेट होती है और मध्य प्रदेश आते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के पास गल्फ ऑफ खंबात में जो है ये अरेबियन सी में डिबाउच होती है। और इसी के साथ ये लार्जेस्ट रिवर है, अमरकंटक से निकलती है, 1200 किलोमीटर अराउंड ये जो है ट्रेवल करती हुई रिफ्ट वैली में जाती है और ये भी जो है गुजरात में अरेबियन सी में डिबाउच होती है। तो बेसिकली दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर, है ना। इसका जो बेसिन इन सब रिवर में वो सबसे बड़ा बेसिन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जो राइट आंसर इसका होगा, तो क्वेश्चन था हाईएस्ट इन रिलेशन टू एरिया, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाना था। तो इट इज़ बेसिकली पेन्नार रिवर, सेकेंड वन इज तापी रिवर, थर्ड वन इज कावेरी रिवर, फोर्थ वन इज नर्मदा रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगेन अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन रिलेशन टू परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब जो है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर से ये क्वेश्चन आया था हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए। तो ऑब्वियसली जब हम जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ते हैं, 2021 की जो रिपोर्ट लेटेस्ट है, उसमें हम देख लें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है? मिजोरम है। तो एक जो लिंक हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मिजोरम से मिलता है। और हमेशा ये याद रखना है कि मिजोरम के बाद जो सेकेंड
डेंसेस्ट फॉरेस्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो मेघालय में है, एंड थर्ड वन इज़ मणिपुर, एंड फोर्थ वन इज़ नागालैंड में सबसे कम डेंस फॉरेस्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है 1 2 3 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली 1 2 3 4 इज द राइट आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन का। और अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में, अराउंड 64% ऑफ द लैंड ज्योग्राफिकल एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अंडर फॉरेस्ट। तो बेसिकली हम अभी तक यही जो सोचते थे कि सबसे बड़ी स्टेट ज्योग्राफिकली सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट के अंडर है, तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज मिजोरम, बट यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न की क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो थोड़ा सा डेप्थ में जो है हमें कोई भी डिटेल को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, द राइट आंसर इज सी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका डेजर्ट पर है, वर्ल्ड के डेजर्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अरेंज द फॉलोइंग डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ आपने देखना है। तो ऑब्वियसली हम जो है बहुत सारी बुक्स में रेगुलरली ये पढ़ते हैं कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट है, गोबी। तो इन सब में जो सबसे बड़ा डेजर्ट होगा वो गोबी डेजर्ट है, क्योंकि एशिया के 3 डेजर्ट पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट इज गोबी डेजर्ट। दो इसमें गोबी डेजर्ट एलिमिनेशन से भी हो सकता है। और उसके बाद जो दूसरा डेजर्ट है दैट इज बेसिकली द तकलामाकन डेजर्ट, और जो सबसे उसके बाद जो डेजर्ट है दैट इज कालाहारी डेजर्ट, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट इज थार डेजर्ट। तो अगर आप आंसर देखेंगे 2 4 3 1, 2 is basically the Thar desert is smallest, then it is Taklamakan desert in China जो हुटान प्रोविंस में है सेकेंड लार्जेस्ट, देन इट इज द कालाहारी डेजर्ट, और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है दैट इज द गोबी डेजर्ट। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जब भी हम डेजर्ट्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं, हम जब सबसे बड़ा तो देख लेते हैं, सबसे छोटा नहीं देखते हैं। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास गूगल अर्थ है, मैपिंग्स हम इतने एक्सटेंसिव करते हैं, क्लासरूम्स में भी करते हैं और आप खुद भी करते हैं। तो हमेशा ही जो है किसी भी लोकेशंस के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर देखें कि उसका साइज़ कितना है, उसको कितनी कौन सी रिवर उसको बेसिकली उसको ड्रेन कर रही है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। ऑब्वियसली केन रिवर कहाँ से पास होती है, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो अगर हम देखें ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम यमुना बोलते हैं, और इस यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे चंबल है, बेतवा है, सोन है और केन है। इन्हीं में से ये केन रिवर है जो पोटवार प्लेटू से आपके मालवा प्लेटू से निकलती है, बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है। और ये जो रिवर है केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व जो आपका मध्य प्रदेश में है उसको ड्रेन करती हुई ये रिवर निकलती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। केन और बेतवा का जो लिंक है, केन बेतवा लिंक इज ए रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। केन को जो है, केन और बेतवा दो नदियां हैं, इन दोनों को जोड़ने वाला जो लिंक प्रोजेक्ट है वो कैसा होगा, एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट होगा, नॉट द रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट बेसिकली। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। केन एंड बेतवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। चंबल खुद से चंबल, सोन, बेतवा एंड केन। अब आप देखें जो ये बेतवा है और केन है ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, नॉट दी चंबल की ट्रिब्यूटरी। सो ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड अगेन माता टीला डैम इज लोकेटेड ऑन बेतवा रिवर। हम जब डैम्स क्लास में करते हैं तो एक्सटेंसिवली हम इस एरिया को कवर करते हैं। यस, जो माता टीला डैम है वो कौन सी नदी पर लोकेटेड है, वो आपका बेतवा नदी पर लोकेटेड है। सो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट एंड 4 इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड 4 इज द राइट आंसर। सो ये इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 62। और इसके बाद जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन जो है आपका लिग्नाइट पर क्वेश्चन है। नॉर्मली हम गोंडवाना कोल पढ़ते हैं, बिटुमिनस टाइप का कोल पढ़ते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पर किया गया है, लिग्नाइट कोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं कि ब्राउन कोल जो इंफीरियर क्वालिटी का कोल है वो जो है टर्शरी कोल भी कहलाता है। तो दो टाइप के कोल है हमारे पास, एक गोंडवाना कोल है और दूसरा टर्शरी कोल है। जो टर्शरी कोल है वो नया कोल है, इसलिए उसकी
क्वालिटी इंफीरियर है, जबकि गोंडवाना कोल है वो 250 मिलियन ईयर पास्ट पुराना कोल है, ओल्ड कोल है, सो गुड क्वालिटी का कोल है। तो जो गोंडवाना कोल है वो मेनली कहाँ पर पाया जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया में गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। जबकि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में कौन सा कोल हमें मिलता है, इस कोल को बोलते हैं हम टर्शरी कोल। तो टर्शरी कोल जो है वो एक तरह का लिग्नाइट कोल है और इसी को जो है हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। सो ब्राउन कोल इज नॉन एज टर्शरी कोल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सेज lignite coal is superior to peat in India. This statement is also true. Third statement says the largest lignite deposit of India are at Korba. This statement is wrong because कोरबा में, छत्तीसगढ़ में कोरबा में कौन सा कोल पाया जाता है, यहाँ पर बेसिकली जो आपका गोंडवाना टाइप का कोल पाया जाएगा, गुड क्वालिटी का कोल पाया जाएगा, बिटुमिनस कोल पाया जाएगा। निकाहोम कोल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात, दिस इज अगेन रॉन्ग बिकॉज ये जो कोल फील्ड है ये J&K में पाई जाती है। एंड अगेन इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट एंड 2 इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर पूछा गया है तो पहला और दूसरा इज द राइट आंसर, और जो 3 एंड 4 है ये दोनों की दोनों ऑप्शन जो है गलत है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजी क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन है। हम क्लास में डिटेल्स में इस टॉपिक को कवर करते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट is located in Sabarmati River of India, on Sabarmati River of India, very favorite project of Modi ji. Sardar Sarovar project is on Narmada, basically ये नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है, ना कि ये जो है साबरमती पर लोकेटेड नहीं है। भवनी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट, Bhavani Sagar irrigation project is located on Erode district of Tamil Nadu. This particular statement is true because yes, ये जो भवनी है, भवनी is basically the tributary of Kaveri. तो ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। एरोद डिस्ट्रिक्ट में ही तमिलनाडु में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। मयूराक्षी इरिगेशन प्रोजेक्ट परटेन टू चंबल रिवर, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जब हम रिवर पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो मयूराक्षी है, दामोदर है, रूपनारायणी है, ये जो 3 रिवर्स है, ये रिवर किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, हुगली की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मयूराक्षी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो मयूराक्षी रिवर पर है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है। सो चंबल पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। माता टीला प्रोजेक्ट परटेन टू बेतवा रिवर ऑफ इंडिया, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, माता टीला जो है बेतवा रिवर पर ही लोकेटेड है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2 and 4 इज द राइट आंसर। 2 and 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा। काफी क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो रहे थे। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 0.7 डिग्री सेल्सियस सिंस 1901 से इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली रिलेटिव इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इंडिया का भी एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड अगेन इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 550 गीगावाट बाई 2050। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो हमारे लेटेस्ट टारगेट्स है वो है कि हमने 500 गीगावाट को जो के टारगेट को हमने 2050 से पहले अचीव करना है। ग्लासगो में जो हमारे नए टारगेट को हमने रिवाइज किया है तो उसमें क्या है कि 500 गीगावाट के टारगेट को हमने अचीव करना है बाय 2050। कौन सी एनर्जी में? नॉन फॉसिल एनर्जी से। अगेन 2019 चाइना एमिटेड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज wrong because it is not 50%. China is basically the largest emitter of greenhouse gas, but जो इसका proportion है globally that is around 27% चाइना का 2019 में। अगर आप 2020 में देखेंगे तो it is around 26%, जबकि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है that is 7%, और जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है USA, उसका है अराउंड 11%। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का भी काफ़ी ज़्यादा एमिशंस होता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली जो पूछा गया था करंट
करंट अफेयर से भी। नाउ दी सो द इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट देखें, इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070। ये भी बहुत करंट में चलता रहता है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दीज टू स्टेटमेंट आर रॉन्ग। फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, जबकि ये दो जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शुगर केन इज चीफली ग्रोन इन रशिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होती है ना। तो ऑब्वियसली जो रशिया है, अगर आप देखें तो रशिया एक टेम्परेट कंट्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा है, कूल या फिर कोल्ड हो सकता है, ड्राई या फिर कैसा हो सकता है, या फिर मॉइस्ट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है शुगर केन जो है एक चीफ क्रॉप नहीं हो सकती। तो रिसेंटली एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जिसमें हमें पता चला है कि रशिया सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, वीट प्रोड्यूस करता है। तो ऑब्वियसली this statement is wrong. Asbestos are mainly found in Canada. Yes, this particular statement is wrong. ये जो asbestos mineral है chiefly ये कनाडा में ही पाया जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। asbestos is mainly found in Canada। और जो कॉपर है is chiefly produced in Chile. This statement is wrong, true also, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है कॉपर का वो चिली से आता है। वहाँ एक माइन है, दैट इज ओपन कास्ट माइन ऑफ कॉपर बेसिकली इन चिली, जिसको चीकू कमाता भी बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर का कंसंट्रेशन मिलता है। एंड अगेन जो थर्ड सॉइल, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बोलती है, ब्लैक सॉइल आर मेजरली रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जब हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं तो कॉफ़ी जो प्रेफरेबली जिस सॉइल में होती है वो लेटराइट सॉइल है, जबकि जो कॉटन सॉइल है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, नॉट फॉर द कॉफी कल्टीवेशंस। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 and 3 is basically the right answer. So the B is the right answer. 2 and 3 are correct. बाकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसी है, गलत स्टेटमेंट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। एंड अगेन अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कुछ जो है बोर्ड के बारे में है। ऑब्वियसली वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने एग्रीकल्चर को थोड़ा भी थॉरो पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो बोर्ड है वो किस लोकेशन पर है। अगर आप देखेंगे जो गुंटूर है, बेसिकली गुंटूर इज इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टोबैको का कल्टिवेशन होता है। तो ऑब्वियसली ए का जो क्वेश्चन है, ए का जो आंसर है दैट इज विल बी द टोबैको बोर्ड। और अगर आप बेंगलुरु की बात करें तो ऑब्वियसली कर्नाटका में लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्या आ रहा है, कर्नाटका में कॉफी का आ रहा है, तो ऑब्वियसली बेंगलुरु में क्या होगा, कॉफी बोर्ड होगा। और अगर आप देखें कोट्टयम, कोट्टयम केरला में है और केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका आता है, रबड़ का आता है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बेसिकली। तो कोट्टयम में क्या हो गया, रबड़ बोर्ड। एंड अगेन कोलकाता में क्या होता है, असम में, बेसिकली असम, वेस्ट बंगाल में ये जो दार्जिलिंग या फिर सिलीगुड़ी वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एस्टेट किसके हैं, टी के हैं। तो ऑब्वियसली कोलकाता में क्या होगा, टी बोर्ड होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था, जिसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो है कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है ए का 2 एंड ए का 2, बी का 1, A2, B1, C4 एंड D3। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड जो स्टेटमेंट है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका 86 क्वेश्चन। कुछ पासिस थे जो हम जो है रेगुलरली करते हैं, पासिस के बारे में देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो जो लद्दाख में पास है, जहाँ से आपका कौन सा रोड जाता है, आपका ये काराकोरम वाला जो BRI है, चाइना का खुंजरे पास इज इन बेसिकली लद्दाख। और जो आपका रोहतांग पास है, सभी जानते हैं कि रोहतांग पास इज इन बेसिकली हिमाचल। और जो नीति पास है, वेरी इंपॉर्टेंट पास, नीति पास कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नीति पास, एंड दिस नीति इज इन बेसिकली इन उत्तराखंड। एंड जो लिखा पानी पास है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो बेसिकली डी का 2, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, आई थिंक ए, क्योंकि ए का जो है वो है 2, ए का 4 एंड रोहतांग का 3 एंड लिखा पानी का 1 एंड डी का 2। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगेन अगर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे
तो वो आपका क्वेश्चन है, वो है आपका दोआब्स के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जब आप नदियों का क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो ये आप सतलज पढ़ते हैं, सतलज के बाद आप ब्यास पढ़ते हैं, ब्यास के बाद आप रावी पढ़ते हैं, रावी के बाद आप जो है कौन सी रिवर पढ़ते हैं, रावी के बाद आप चिनाब पढ़ते हैं, चिनाब के बाद आप झेलम पढ़ते हैं, झेलम के बाद आप इंडस पढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 वी हैव दीज 5 द्वाब्स बेसिकली। तो फर्स्ट द्वाब जो होगा वो आपका बिष्ट द्वाब है। अब बिष्ट किसके बीच में है? बिष्ट द्वाब आपका होगा ब्यास, ये सतलज है और ये ब्यास है। सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा द्वाब होगा? बिष्ट द्वाब। ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट द्वाब। चेज द्वाब इसमें चेनाब है और झेलम है। ऑब्वियसली ये चेनाब है और ये झेलम है, तो इन दोनों के बीच में जो ये द्वाब है ये चेज द्वाब हो गया। चेज द्वाब हो गया चिनाब और झेलम के बीच में। और अगर आप नेक्स्ट जो द्वाब देखेंगे वो बारी द्वाब है, ब्यास और रावी के बीच का जो द्वाब है, तो ये दिस वन विल द ब्यास एंड रावी। और जो सिंध द्वाब है, जिसको सिंध सागर द्वाब भी बोलते हैं, ये झेलम और इंडस के बीच में सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो द्वाब है पंजाब प्लेन का। सो दीज 5 द्वाब मेक्स एक्चुअली द पंजाब प्लेन और पंजाब प्लेन। और इसके बाद यहाँ यमुना है, तो ये जो द्वाब है इसको मालवा द्वाब भी बेसिकली बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ द्वाब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी का 3। तो आप देखेंगे डी का 3 और यही जो है इसका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। ए का 4 बेसिकली, और बी इज 1, सी इज 3 एंड डी इज 3। सो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज बेसिकली द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप जरूर लोकेशन को देखें। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑल ऑफ सडन कभी एक आधा क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसके बारे में आप कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हैं। देखें, शेफील्ड सिटी इन इंग्लैंड इज फेमस फॉर फिल्म। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हमने ये देखा था कि ये जो है फिल्म सिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस ओपोर्टो सिटी इन पोर्टुगल इज एक्चुअली नॉन फॉर ऑयल फील्ड। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इस ओपोर्टो को वाइन पोर्ट बोला जाता है। इसको हम मैप में कवर कर चुके थे। वाइन पोर्ट इज ओपोर्टो पोर्ट। बेसिकली ये कहाँ पर लोकेटेड है? ओपोर्टो पोर्ट ये जो है आपका पोर्टुगल में लोकेटेड है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, जबकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। सो डी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वेयर बोथ द स्टेटमेंट आर एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज ये जो अपोर्टो है ये एक वाइन पोर्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। बी इज द राइट आंसर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मैच द फॉलोइंग। अब कुछ मैच द फॉलोइंग में कुछ सिटीज, कुछ कंट्रीज दी गई है, उनके बारे में क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। सभी जो फैक्चुअल जो एक टेबुलर फॉर्म में किसी भी बुक्स में कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन दी होती है वहाँ से कुछ 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लैंड ऑफ स्नो है, ऑब्वियसली कनाडा एक कोल्ड टेम्परेट कंट्री है तो वहाँ लैंड ऑफ स्नो है। ग्रेनाइट सिटी इज बेसिकली अबरडीन को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। वाइट सिटी जो है बेलग्रेड को वाइट सिटी बोलते हैं। एंड अगेन दिस पर्ल ऑफ ओरिएंट जहाँ पर मोतियों की बहार हो रही है, दिस हाईली रिच और जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड जो कंट्री है, जो सिटी स्टेट है, दैट इज बेसिकली द हांगकांग। तो इसका जो राइट आंसर है लैंड ऑफ स्नो इज बेसिकली कनाडा। ए का 2, अगर आप देखें बी का 1, तो बी का 1 एंड सी का अगर आप स्टेटमेंट देखें सी इज 3। सो दिस वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। बी इज द राइट आंसर एंड डी का 4, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन अगर आप देखेंगे, नाउ वी हैव ऑल दीज क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनको मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो लोग बहुत अच्छा कर चुके हैं इस पेपर में उनके लिए, या फिर कोई और भी स्टूडेंट, उनके लिए जुक्टा एकेडमी में जो है ऑसम प्रोग्राम एक आंसर राइटिंग का मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा वेल स्टडीड और वेल रिसर्च्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, और जिनका पेपर थोड़ा कम हुआ है वो हिम्मत ना हारे और नेक्स्ट के लिए जो है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले और जो है बहुत अच्छी मेहनत के साथ अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।